नाज़रीन, नई हज पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। 4 साल के बाद ये नई हज पॉलिसी आई है। इस हज पॉलिसी के तहत कई अहम तब्दीलियाँ की गई है। आप जानते हैं कि हज का जो मामला होता है वो हर साल जो है काफ़ी मुसलमानों के लिए काफ़ी अहमियत का मामला होता है और इंतज़ामात के हवाले से काफ़ी चिमगोइयाँ भी होती है। इस हज पॉलिसी में जो ख़ास बात नज़र आती है वो यह है कि इसमें इन्होंने एक तो वीआईपी कोटा ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो ज़र मुबादला हाजियों को जो हज कमेटी के तवस्सुस से दिया जाता था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। कहा कि ये हाजी ख़ुद अपने तौर पर इसका इंतज़ाम करेंगे। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शबी अहमद साहब, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं और हज उमूर पर काफ़ी दस्तरस रखते हैं। डॉक्टर शबी अहमद साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। जो नई हज पॉलिसी आई है उसको आप किस रोशनी में देखते हैं? मौजूदा तनाजुर में उसकी इफादियत क्या है? बहुत शुक्रिया मसूद बारी साहब। मैं सालार का मशकूर हूँ कि मुझे ये मौका फ़राहम किया। असल में जो गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है कि हज पॉलिसी एज सच कोई नहीं आई है। हज पॉलिसी का जो तयन होता था, जो वज़ा की जाती थी, वो हज के फ़ौरन बाद हज कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उसके तहत पूरे साल का शेड्यूल बनाया जाता था। वो इस साल गालिबन नहीं हुआ है और उसको कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो 2-3 साल निकले उसने भी डिस्टर्ब किया होगा। लेकिन इस साल तो हालात सही थे, तो इस साल तो बहुत पहले से ये होना चाहिए था। तो लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जो बात आप कर रहे हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया, ज़र मुबादला का या वीआईपी कोटा वगैरह का, ये हज के इंतज़ामात से ताल्लुक़ रखते हैं। वीआईपी कोटा ज़रूर पॉलिसी का था, जिसका ये इन्होंने वज़ीर मौसूफ़ ने, वज़ीर साहिबा ने ऐलान किया था लास्ट हज कॉन्फ्रेंस के बाद, जो अभी हुई थी शायद 2 महीना पहले, इफ़ माई मेमोरी इज़ करेक्ट। तो उसका मैंने खैर मक़दम किया था। आपको याद होगा कि जो वीआईपी कोटा ख़त्म करने की बात थी वो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर कदम है, क्योंकि उससे सिवाय इसके कि जो सियासी तौर पर मजबूत लोग होते थे उनकी जो रिकमेंडेशंस आती थी उसको आखिर वक्त तक पूरा करना होता था हज कमेटी के लिए, और वो अच्छा खासा दुश्वार तलब काम होता था। तो और ये भी मैं बता दूं कि ये पहले सिर्फ 500 की तादाद हुआ करती थी, बाद में बढ़ते बढ़ते 2000 हो गई थी। उसके बाद ये गुज़िश्ता रजीम से, इस रजीम से पहले इसको और कम कर दिया गया था। तो मुझे अगर सही याद है तो 300 का रह गया था वीआईपी कोटा। हाँ, 300 का रह गया। हाँ, तो उसमें नहीं 500 का था गालिबन। 300 उसमें मिनिस्टर उसको रिकमेंड करता था और 50 वाइस प्रेसिडेंट, 50 प्रेसिडेंट और गालिबन 200 प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है और ये सही समत में कदम था। लेकिन बाकी जो आपने हज इंतज़ामात के बारे में बात की, वो मैं थोड़ी तशवीश में भी आदमी को मुब्तला कर देता है कि अभी तक जो है कोई भी खदोखाल जो हैं इंतज़ामात के अपनी किसी हतमी शक्ल में नहीं पहुँचे हैं। 21 मई से फ़्लाइट शुरू होनी है और जो मेरी इत्तलात हैं अभी तक ना हज फ़्लाइट्स का कंफर्मेशन किया गया है, ना ये भी नहीं पता है कि कौन सी एयरलाइंस हमारे हाजियों को लेकर जाएगी। और जो मेरी इत्तलात हैं उसमें हज टेंडर फ्लोट कर दिया गया है बायलैटरल बुनियादों पर, और उसकी गालिबन 4 अप्रैल लास्ट डेट है। तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू होगा, तो उसमें 15 दिन फिर लग जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़
हो सकता है, आज़मीन को तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसी हवाले से अब वज़ीर साहबा से सवाल किया था कि काफ़ी ताख़ीर हुई है हज पॉलिसी ऐलान करने में, हज का शेड्यूल ऐलान करने में, तो वो मोहतरमा कहना था, उनका असर्शन था कि हुकूमत पीछे है, हुकूमत का जो मशीनरी है वो काम करती है, वो सब चीज़ें वक्त पर होगी। तो आप समझते हैं कि क्योंकि आप तकरीबन 8-10 साल तक नहीं, वो बात ऑपरेशन से ताल्लुक़ रहे हैं, वो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक़ हमसे हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब 22 एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों को उठाना है, 25 कर दिया है उन्होंने, अभी रिसेंटली 25 कर दिए हैं, तो 25 एम्बार्केशन पॉइंट से अगर हाजियों को उठाना है तो अभी तक आपने कुरानंदाजी भी नहीं की है, जो आज तक की इत्तला है। तो अभी तक हाजी को मालूम ही नहीं है कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है। वो उन स्टेट्स में जिसमें सेचुरेशन नहीं है, जिसमें तादाद एप्लीकेशंस की वहाँ के कोटा से कम है, उनका तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी स्टेट्स हैं, लाइक यूपी है, लाइक गुजरात है, केरला है, मद्रास है, तो इवन आसाम, तो वहाँ से तो ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसके बाद जिन स्टेट्स में कम होती हैं, उसकी जो बची हुई सीट्स होती हैं वो बांटी जाती हैं, तो उसमें उसके बाद उनको कंफर्मेशन दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें ताख़ीर हो रही है, और क्यों हो रही है ये मैं नहीं कह सकता। इसके नतीजे में इंतज़ामी सतह पर कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं आपके ख़्याल में? इंतज़ामी सतह पर जो एयरपोर्ट्स पर मसाइल होंगे, जाहिर बात है ज़रूर होंगे, क्योंकि जो दूसरा मसला अभी आपने जिसका जिक्र किया ज़र मुबादला का, वो भी मेरे हिसाब से एक गलत फ़ैसला है, क्योंकि हाजी हमारा जो है वो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादातर तादाद उनकी साउथ के जो हाजी हैं, मुझे कहने में दुश्वारी नहीं है कि वो पढ़े लिखे होते हैं, एंड दे आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, लेकिन हमारा जो नॉर्थ का हाजी है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, हरियाणा का, ये हाजी जो होते हैं ये बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, और ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी का वो पहला सफ़र होता है हवाई जहाज़ का। कुछ लोग तो मेरे तजर्बे में भी ऐसे भी आए थे कि जो रेल में भी पहली मर्तबा बैठे थे, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ने के लिए, वो ट्रेन में भी पहली मर्तबा बैठे थे। तो हमारे जो गवर्नमेंट के हुक्काम हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, या उनकी नॉलेज में नहीं है कि हमें किन लोगों के लिए इंतज़ाम करना है। अच्छा, फिर ट्रेनिंग की बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, लगातार ट्रेनिंग के सेशंस होने चाहिए, उसका वक्त ही कहाँ होगा हज कमेटी के पास। एक हज गाइड छापा जाता था, मुझे नहीं पता कि इस बार छप रहा है या नहीं छप रहा है, और इसी तरह हेल्थ कार्ड्स दिए जाते थे। हर हाजी को अप्लाई करने से पहले अपना चेकअप कराना होता है, मेडिकल चेकअप, वो उसने करा कर दिया होगा, उसके बाद उसकी बेसिस पर एक इंजेक्शन लगता है उसको मेनिंजाइटिस का। वो मुझे नहीं पता कि किस नहज पर सरकार ये इंतज़ाम कर रही है, हो सकता है एयरपोर्ट पर इंतज़ाम करा दें, तो वो उसमें वक्त लगने वाला है। 3 घंटे पहले आप बुलाते हैं पहले, उसके बाद चेक इन भी वहीं होना है। जो अच्छी अगर इंतज़ामात होते हैं, तो हमने तो वहाँ बम्बई से शुरू कर दिया था, और कर्नाटक ने इसमें सबसे ज़्यादा पहल की थी। कर्नाटक में हाजी को जो ईदगाह का मैदान था, कैंप जहाँ लगता था, वहीं से हाजी अपना सामान चेक इन कर सकता था। जब वो जाता था एयरपोर्ट तो उसको वो सब मराहिल से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये हमने फिर बम्बई में भी तजर्बे के तौर पर शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब किस स्टेशन पर किस शहर में ये इसका प्रोविज़न हो पाएगा। तो वो अगर कोई 5 घंटे पहले नहीं आ रहा, 6 घंटे पहले नहीं आ रहा, तो वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा। और हमारे कई हाजी, बहुत से हाजी जो होते हैं, ख़ास तौर से यूपी वगैरह से, वो डायरेक्ट सफ़र करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अच्छा, ये जो एम्बार्केशन पॉइंट है, एक तो हुकूमत ने जो है, ये हुकूमत का जो रवैया है मुसलमानों के तय, उसकी जो सियासत है,
वो मुस्लिम मुखालिफ महवर पे घूमती है। उन्होंने वक्त से पहले जो है 2022 में सब्सिडी है हज एयर पर जो है एयर फेयर पर जो सब्सिडी मिलती थी 2017 में ख़त्म करवा दी। उसके बाद जो है आपका हज का किराया जो है एम्बार्केशन पॉइंट बढ़ गए तो वो जो है किराया बहुत बढ़ जाता है, फ्लोट भी नहीं करते इंटरनेशनल लेवल पर जो है, ग्लोबल टेंडर्स नहीं होते, नहीं करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हज कमेटी से जो लोग अब हज कर रहे हैं वो जो है प्राइवेट से जो कर रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, कुछ दिनों में हज कमेटी की अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी, इस तरह का जो मुझे लगता है कि जो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार यही चाहती है। तुम्हें याद होगा 2015 में मैंने कंपटीशन कमीशन में कंप्लेंट डाली थी इस प्रॉब्लम के खिलाफ। हो क्या रहा है कि हमारी सरकार बायलैटरल पैक्ट के नाम पर, बायलैटरल एग्रीमेंट के नाम पर सिर्फ हिंदुस्तान की एयरलाइंस से और सऊदी एयरलाइंस से ही टेंडर रेट्स ले रही है टेंडर में। मतलब नो वन एल्स इज अलाउड टू सबमिट हिज टेंडर और इट्स टेंडर। तो उससे क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान से अब तक सिर्फ एयर इंडिया इस काबिल थी कि जो इस तरह का इतने बड़े गाइगेंटिक ऑपरेशन में हिस्सा ले सकती थी। अब एयर इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं है। तो एक जेट एयरवेज हुआ करती थी, वो पार्टिसिपेट करती थी, एक स्पाइस जेट अपने रेट्स डालती है, लेकिन उसको मालूम है कि वो पूरा ऑपरेशन नहीं ले सकती, तो वो एक दो स्टेशन पकड़ लेती है। तो अब जो सीधा मुकाबला ख़त्म हो गया रेट्स का। जी। तो सऊदी एयरलाइंस ने ही अगर करना है तो सऊदी एयरलाइंस ने अपने ज़ैली कुछ बना लिए हैं, दूसरी एयरलाइंस बना ली हैं। तो वो चूँकि वो सऊदी बेस्ड हैं या सऊदी अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में है, तो इसलिए उसको सऊदी एयरलाइंस कहा जाता है। मुझे मालूम है कि एक दो जो एयरलाइंस को दिया गया है पिछले 4-5 साल पहले भी, वो उसमें हिंदुस्तान के लोग शामिल थे, लेकिन उनको दिया गया चूँकि वो सऊदी कंट्रोल्ड एयरलाइंस हैं। तो उससे क्या हो रहा है, नुकसान जो आप कह रहे हैं वो ये हो रहा है कि हम सऊदी एयरलाइंस के मनमाने रेट्स पर और एयर इंडिया के मनमाने रेट्स पर हमारे हाजी को किराया देना पड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो जो सब्सिडी थी, मुझे याद है तो 12,000 लिया करते थे हम। इब्तिदा में था, इब्तिदा में नहीं, मेरे ज़माने में 95 से 2000 तक हम लोगों ने फिक्स कर रखा था कि एयरलाइंस का किराया हम जो हाजी से लेंगे वो 12,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे, और जो कमी पड़ती थी वो 12-13 हज़ार रुपये कम पड़ते थे, वो 25,000 में 26,000 में बैठ जाती थी। अभी आप गौर से देखें तो आज जो हमारा उम्रा करने जा रहे हैं रमज़ान में, उनका टिकट 30,000 से 35,000 से ज़्यादा नहीं है मार्केट में। जैसे ही हज के रेट्स ये देंगे सऊदी वाले या हिंदुस्तानी एयरलाइंस वाले भी, तो ये 80,000 85,000 तक पहुंचा देते हैं। 1,25,000 तक है श्रीनगर से। जो पिछले साल श्रीनगर वालों से इन्होंने 1.5 लाख रुपये लिया है। तो इसी के खिलाफ मैंने कंपटीशन कमीशन में शिकायत दर्ज की थी। तो उस पर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने को भी हमने पार्टी बनाया था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये इसकी एक बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि जो हज एक्ट बना उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो इंतज़ाम है वो एयर इंडिया को जो है तो इख्तियार दिया है, उसको मैंडेट दिया गया है। तो ये क्योंकि सब्सिडी वगैरह दी जाती थी, अब ये क्यों नहीं मुतालबा किया जाता कि भाई एयर इंडिया का अब कोई किरदार ही नहीं रहा, गवर्नमेंट का कोई किरदार ही नहीं है, ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं, पूरे तजुर्बात से गुजरे हैं उससे, जो भी फ़्लाइट होती है 50% पर प्लस में आ जाती है, ये तो 100% प्लस होती है, फुल ऑक्यूपेंसी होती है। तो आप डबल जो किराया लगा रहे हो कि भाई हमारा जहाज नहीं, मैं कहता हूँ डबल भी लगाइए। जो मार्केट रेट से डबल लगाइए तो 50,000 होता है जी, 60,000 होता है जी, 1.5 लाख नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे हाजी का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है जी। सब्सिडी ख़त्म करने के नाम पर जो शुरू किया गया है, और
इतना बड़ा ऑपरेशन, 1,75,000 लोग अगर हिंदुस्तान से जा रहे हैं, और कितना बड़ा वो कल्चरल इंटरेक्शन होता है दूसरी कंट्री से, और वहाँ तमाम दुनिया से आए हुए लोग होते हैं। तो इसको हम लोगों ने सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने के नाम पर बहुत गैर अहम ज़ुमरे में डाल दिया है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादती वाली बात है। और उसी से जैसा कि आपने कहा कि हज कमेटी के रेट्स भी जो हैं, वो आज जो मैंने मालूम किया तो 4 लाख सवा 4 लाख रुपए ले रहे हैं हज कमेटी वाले एक हाजी से। तो ये कभी हज कमेटी के बनाने की पॉलिसी नहीं थी। हज कमेटी जब बनाई गई थी वो ये थी कि भाई एक आसानी पैदा कर दी जाए आज़मीन के लिए, और कम कीमत में भी वो हज करके चले आए। चूँकि हज करना सिर्फ मालदार मुसलमान की तमन्ना नहीं होती है, हज करना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। उस ज़मीन पर जाना, उस सरज़मीन पर जाना, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, अंदर कहीं वो तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है। ये और बात है कि पूरी नहीं होती हो। ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस्तिताअत रखना एक चीज़ होती है, अंदर की ख्वाहिश दूसरी चीज़ होती है। वो हर एक की ख्वाहिश होती है, उस पर कोई, उसमें कोई अमीर और गरीबी। तो हमारी हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, तो हमारी हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि इसके लिए कोई दूसरा सीगा निकाले कि जो मुतवस्सित तबके का मुसलमान है, जिसके अंदर की ख्वाहिश है, वहाँ क्यों हम लोग अपने गेस्ट हाउसेस के लिए अकोमोडेशन नहीं लेते हैं? में हम अपनी अकोमोडेशन इंतज़ाम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब ये जो है वो वहाँ से जो बिल्डिंग हायर की जाती है उसमें बड़ा करप्शन होता है, बार बार आती है ये तफसीलात आती है। तो इसको ये क्वेश्चन मैंने जो इस वज़ीर साहिबा है उनके सामने भी उठाया था, तो उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं, तो इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता। और ये जो नहीं, उसको इंतज़ामात का जो मामला है, उसको मसूद बारी साहब, उसका सलूशन हमने बहुत गौर से देखने की कोशिश की थी। वहाँ अकोमोडेशन जो है वो आमदनी का मक्का के शहरियों के लिए वाहिद ज़रिया है अकोमोडेशन को किराए पर देना। सऊदी हुकूमत के लिए मौलिम की फ़ीस लेना और वहाँ के शहरियों के लिए मकान किराए पर देना, ये हज के नाम पर उनका आमदनी का ज़रिया है। तो अब वो प्राइवेट हैंड्स में है। तो प्राइवेट हैंड्स में जब भी होगा तो आप करप्शन को टोटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक बार एक डेलीगेशन गए थे, उसमें PM सईद साहब भी थे, अपने गुलबर्गा के जो कमरुल इस्लाम साहब भी थे, तो 5 MP थे, मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी भी थे। तो हमने आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बेहतर तजवीज़ ये हो सकती है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कौंसलेट के थ्रू वहाँ हरम के करीब ही 1 किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर कुछ बिल्डिंग्स परमानेंटली हायर कर लें 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसको साल में जो है उम्रे के लिए चलाएं, उम्रे के लिए इस्तेमाल करें। और हज के ज़माने में उम्रा होता नहीं है, तो वो हाजियों के लिए इस्तेमाल करें। और जो हमारी रुबात थी उसमें मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने बहुत काम किया था, लेकिन अब तो इन्होंने सऊदी हुकूमत ने जो है एक एक करके, असल में मुश्किल ये हो गई है कि हमारी सऊदी हुकूमत का भी जो टोटल परसेप्शन हो गया है वो कमर्शियल हो गया है। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं चारों तरफ, और अब वो उसके रिटर्न चाहते हैं। तो वहाँ टोंक की रुबात थी, वहाँ बोरा रुबात थी, वहाँ निज़ाम हैदराबाद की रुबात थी, इवन रामपुर की भी थी और भोपाल की थी। तो सब मिलाकर उसमें सैकड़ों नहीं तो हज़ारों हाजी तो ठहर सकते थे एक वक्त में, अगर जो उस वक्त का तो के लिहाज से बनाया था उन्होंने। हाँ, तो लेकिन उसको बजाय बढ़ाने के हमने ख़त्म कर दिया। तो अब आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो हज के मसाइल है ये हर साल आ रहे हैं सामने, और दूसरी बात हज के अखराजात भी जो है यानी मालदार के लिए भी अब उसके जेब पर जो है तो बोझ बनने की उसमें शक्ल में आ गए हैं।
तो जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफा सबका भी जाना चाहता है, फॉर्मर जो मिनिस्टर थे रहमान खान साहब, उन्होंने वो जो मलेशिया का जो हज मॉडल है तबुंग हाजी, उसके तर्ज पर, तो क्यों नहीं मुसलमानों की तरफ से ये तहरीक शुरू की जाती है कि ये तबुंग हाजी की तरफ पर यहाँ पर भी एक कॉरपोरेशन बनाई जाए और हुकूमत से एकदम बिल्कुल डेलिनेट कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए बिल्कुल। तो ये क्योंकि हुकूमत से तो आपको कोई हासिल ही नहीं है, कोई मदद ही नहीं मिल रही है, कुछ मामला कुछ भी नहीं है, तो फिर इस सूरत में आपके ख्याल में क्या है? वो आपको याद होगा 2014 में रहमान खान साहब की क़यादत में उन्हीं के इनिशिएटिव पर एक बड़ी अच्छी हज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें ये मसला काफ़ी तफसील से आगे बढ़ा था, लेकिन जो दिक्कत आ रही है उसमें वो ये है कि जो मलेशिया है वहाँ के हाजियों की तादाद जो है वो बहुत कम होती है, वहाँ की आबादी बहुत कम है। हमारी जो आबादी बहुत ज़्यादा है और हाजियों की तादाद भी अब माशाल्लाह 1,35,000 हो गई है हज कमेटी से। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन वही है कि हज के नाम से हज फंड तरतीब दिया जाए, तश्कील दी जाए, और जिसमें लोअर मिडिल क्लास का मुसलमान भी जो है वो उसका इस्तेफादा कर सकता है, कस्टमर हो जाए, जिसे कस्टमर भी कहते हैं और कंज्यूमर भी कहते हैं। तो और वो उसे जिस वक्त उस हज पर जाना हो तो बैंक उसको फाइनेंस कर दे। तो उसमें गुंजाइश है, और अगर कुछ सरफिरे लोग तैयार हो जाएं और उनकी इंटेग्रिटी भी डाउटफुल ना हो तो ये काम हो सकता है, इसको मैं मान कर चलता हूँ। लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है तो कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। आखिरी यही कि भाई ये जो अब हज होने जा रहा है इस साल का, तो आप समझते कि हमवार होगा या कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ताख़ीर हो गई है, डिले काफ़ी हो गई? मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है वो जो भी दिक्कत होती है वो हमारा हाजी बेचारा उसको मुक़द्दर समझ के बर्दाश्त कर लेगा, और करता है। बल्कि मक्का में जाकर जो दिक्कत होती है उसको बारे में तो जिक्र भी नहीं करता वो। मैंने देखा है 97 के हज मिना फायर हुआ तो हम जा कर निकाल रहे थे उनको कैंप से, वो कह रहे थे नहीं हमारी मौत आई है तो यहीं मरेंगे। तो हाजी का जो परसेप्शन होता है वो ये होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हज के इंतज़ामात, मेरा हमेशा से मानना है कि एक अनसीन पावर है, एक ताकत है जो करती है। तो मेरी तो उम्मीद है और मैं ऐसी दुआ भी करता हूँ कि हज इंशाअल्लाह खुशगवार होगा। पूरी तारीख़ में अगर तुम्हें मालूम हो तो 2 ही मरतबा ऐसा हुआ है कि जब हज नहीं हो पाया है। कितने भी नामुवाफ़िक़ हालात हुए हों, हज हुआ है। एक 933 में जब करामतियों ने हज नहीं करने दिया था, और एक बार वहाँ मक्का में बहुत सख्त हैज़ा फैल गया था। तो 2 बार ऐसी हुआ है कि जो हज नहीं हो पाया है। लेकिन वो हैज़ा फैलने वाले में भी इमाम अरफात में खड़े हो गए थे, चाहे वो चंद ही नफूस पर मुश्तमिल था, लेकिन हुआ है। तो हज तो होगा इंशाअल्लाह, और जो भी जाएंगे वो करके आएंगे। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हेल्थ के मैंने बताया, ज़र मुबादला की हो सकती है कि वो, मेरी राय ये होगी कि वो यहीं से पैसा जैसे हज कमेटी देती थी वो अब यहाँ के यहीं के एयरपोर्ट से एक्सचेंज करके ले जाए, वहाँ के चक्करों में ना पड़े, और वहाँ के हिफाजत का ख्याल रखे, क्योंकि वहाँ भी इस तरह के चोरी चकारी के वाक़यात होने लगे हैं। और वहाँ ये मानकर चले कि कुछ लोग जो हैं वो गलत इरादों से भी आते हैं मक्का में। तो हाजी हमारा ये डर मुझे ज़रूर है कि थोड़ा बेचारा कम पढ़ा लिखा होता है, और हवाई जहाज़ का खुदा करे ठीक ही हो, लेकिन ये कि उससे रेट्स बढ़ जाएंगे, जो फाइनली हाजी को पैसे देने हैं उसके रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। बहुत शुक्रिया, मैं भी बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका। ये थे शबीर अहमद साहब जो हज के इंतज़ामात के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि चाहे जितने भी मसाइल पेश आएंगे हाजी को, हाजी उसे अपना मुक़द्दर समझकर उसको बर्दाश्त कर लेगा
उनका कहना है कि हज का किराया भी बढ़ सकता है और कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और ख़ास तौर से उन्होंने ये हिदायत की, नसीहत की उन आज़मीन हज से कि वो जो ज़र मुबादला है वो यहीं से लेकर जाए, सऊदी अरब में ना ले, और वहाँ पर भी अपनी हिफाजत का खुद से ख्याल रखें। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।